गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हर तरफ न्यूज़ में डोनाल्ड ट्रंप का ही नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि क्योंकि भारत रशिया से तेल मंगाता है, इसीलिए पेनल्टी के तौर के ऊपर रशिया ने भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है। देखो, 25% तो है ही है, पर जो एक्स्ट्रा 25% है वो रशिया के तेल मंगाने की वजह से हमारे ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। तो टोटल 50% आपको टैरिफ देखने को मिलेगा। पर अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सोच लिया है कि वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रेशर डालेंगे ऐसे देशों के ऊपर जो रशिया से तेल मंगा रहे हैं या फिर यूरेनियम यहाँ पे मंगा रहे हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पर एक कानून लाया जाएगा यूएसए के अंदर, जहां पर पावर मिल जाएगी 500% तक टैरिफ लगाने की उन देशों के ऊपर जो रशिया से या तो ऑयल या यूरेनियम यहाँ पे मंगाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट आएगा तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट चाइना, इंडिया और ब्राजील जैसे देशों के ऊपर आएगा इस पर्टिकुलर चीज का। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कई बार बात कर चुके हैं कि इंडिया वॉर को फंड कर रहा है, ये XYZ देश जो है वो वॉर को फंड कर रहा है। पर एक्चुअल में अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये यूएसए के दोगलेपन को दिखाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घूम फिर के यूएसए के पास आ रही हैं, राइट। बट पॉइंट ये आता है कि इंडिया इसको कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है। देखो, अभी फिलहाल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पे कोई कमेंट नहीं किया है फिलहाल के लिए। पर अगर हम बात करें ना, तो एक इंसिडेंट बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर बता रहे हैं। वो इंसिडेंट है 2018 का। दरअसल में 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा प्रेशर बनाया था। एंड भारत ने भी धीरे धीरे करके उस टाइम के ऊपर क्या किया, जैसे अगर हम बात करें ईरान से और वेनेजुला से, हमने जो अपना इंपोर्ट था वो काफी कम कर दिया था। अब देखना है इस बार 2026 के अंदर भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मान लीजिए ये जो अगले हफ्ते जो बिल है वो जो पास होने वाला है वहां पर, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक और करी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटी से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है जो उनको लगता है कहीं ना कहीं यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इनमें आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों यूएसए ही बहुत सारे कन्वेंशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कितने ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे, ये अपने आप में आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे पता लग पाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 9 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है ऑलिव रिडली टर्टल्स के रिगार्डिंग। दोस्तों, थोड़ा सा ये जो न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि चेन्नई बीच के ऊपर थोड़ा सा हमें इश्यूज देखने को मिले। बहुत सारे एनिमल्स की डेड बॉडीज वहां पे थी, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे उनके जो नेस्ट थे उनको रीलोकेट किया। सो दैट इज वाई ऑलिव रिडली टर्टल्स आर इन द न्यूज। तो थोड़ा सा हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये दुनिया के सबसे छोटे एंड सबसे ज्यादा अबंडेंट सी टर्टल स्पीशीज आपको देखने को मिलते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स। मेजरली आपको ये वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पानी में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको खासकर एस्चुरीज और बेस के आसपास का जो एरिया होता है वो ज़्यादा पसंद आता है, ताकि आराम से उसके आसपास ही नेस्ट वगैरह भी यहाँ पे बना सकें। अब ये इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में मेजरली पाए जाते हैं। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो उड़ीसा को सबसे ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ पे बन जाता है। पर उड़ीसा के साथ ही साथ आपका अंडमान आइलैंड्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर भी इनकी आपको नेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। एंड आपको एक वर्ड यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, इनके नेस्टिंग का फीचर बड़ा ही यूनिक है जिसको हम लोग अरीबाड़ा के नाम से जानते हैं। अरीबाड़ा में पता क्या होता है, ऐसे हजारों लाखों जो फीमेल्स होती हैं वो इकट्ठे एक ही बीच के ऊपर मास नेस्टिंग करती हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये दृश्य होता है जब ये मास नेस्टिंग होती है। तो मेजरली आपको ये कुछ साइट्स हैं, जैसे आपका गाहिर माथा है देवी रिवर के माउथ के ऊपर, ठीक है, एंड ऋषिकुल्या हो गया आपका उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ पर हजारों ही एक ही रात के अंदर आपके जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं वो यहाँ पर इस तरह से मास नेस्टिंग करती हैं। इट इज कॉल्ड एज अरीबाडा। एक फीमेल है, वो लगभग 100 से 140 एग्स देती हैं मोस्टली नाइट के समय के ऊपर। और इनका जो टाइम होता है ना नेस्टिंग वाला, ये होता है जनवरी से अप्रैल के बीच के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब ये दोनों चीजें कंज्यूम करती हैं, आपके जैसे एल्गी के ऊपर भी फीड कर लिया, जेलीफिश, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, राइट। तो हर एक चीज यहाँ पर ये खा सकती हैं। साथ ही साथ इनके आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो दैट इज वल्नरेबल इन नेचर, WPI सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में एंड साइट्स में आपको अपेंडिक्स 1 में देखने को मिल जाएंगे।
पर पिछले कुछ टाइम से, जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार ना जब मछलियों को पकड़ा जाता है तो मछलियों को पकड़ने के साथ साथ ना बाय मिस्टेक गलती से इनको भी पकड़ लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाय कैच। ठीक है, जो अनवांटेड फिश होती है। फिर कोस्टल डेवलपमेंट हो गया, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। मेरीन पोल्यूशन हो गया, तो पानी को गंदा होगा तो इनके ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। राइट, ये सारे कहीं ना कहीं इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब भारत ने बहुत सारे काम भी किए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे एक बहुत फेमस है ऑपरेशन ओलिविया। ये ऑपरेशन भारत की कोस्ट गार्ड, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसने यहाँ पे स्टार्ट किया था ताकि इनको प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा बाय कैच मतलब जो गलती से अनवांटेड फिश को पकड़ लिया जाता है, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए एक तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, कि टर्टल उन पर्टिकुलर फिशिंग के अंदर जो करी जाती है उसमें ना फंस पाए। साथ ही साथ कुछ महीनों के लिए फिशिंग के ऊपर कुछ एरियाज में बैन लगा दिया जाता है जहां पर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें, गहिरमाथा मैराइन सेंचुरी में आपका प्रोटेक्टेड नेस्टिंग बीचेस है ताकि वहां पर कोई इनको यहाँ पे दिक्कत ना आए। इसके अलावा ना एक्स सीटू कंजर्वेशन भी किया जाता है। एक्स सीटू का मतलब होता है अपने जो नेचुरल प्लेस से बाहर जो हम प्रोटेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हैचरीज हैं चेन्नई उड़ीसा के अंदर। हैचरीज क्या होती हैं? देखो, एक ऐसी जगह जहां पर आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को, हैचिंग करी जाती है इनकी फॉर कमर्शियल पर्पस। तो यहाँ पे आपके एनजीओज वगैरह भी मदद करती हैं, जैसे स्टूडेंट सी टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क हो गया। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग यहाँ पे प्रोटेक्शन के काम यहाँ पे किए जाते हैं इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज योर बायो बिटुमन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और इससे देखो इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पहले भी पूछे हुए हैं, तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, एक होता है आपका बिटुमन, ठीक है, और एक होता है आपका बायो बिटुमन। इनका अंतर समझना पहले। देखो, बिटुमन होता क्या है? देखो, बिटुमन ना जो एक ऐसी चीज है जो आपकी सड़क बनाने के अंदर आपको मदद करती है। एक्चुअली आप समझना, जो बिटुमन होता है ना, या फिर इसको आप कन्वेंशनल बिटुलम कह सकते हो, ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से आपको ये बनता हुआ देखने को मिलेगा। जब आप क्रूड ऑयल, जब आप कच्चे तेल को रिफाइन करते हो ना, तो उसी टाइम के ऊपर एक बाय प्रोडक्ट के तौर के ऊपर आपको बिटुमन देखने को मिलेगा। एंड ये आपकी सड़कों में, आपके हाईवेज में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है। बाइंडिंग प्रॉपर्टीज काफी इसकी अच्छी होती है, तो रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छी बात है। पर दिक्कत होता क्या है? दिक्कत ये है कि कच्चे तेल से आता है, दिक्कत ये है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। तो अपने आप में क्या हुआ? ये सर अपने आप में ही हुआ नॉन रिन्यूएबल, और इस वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर बड़ा ही दिक्कत देता है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? बायो बिटुमन। बायो बिटुमन में बायो वर्ड ऐड हो गया, तो मतलब ये कहां से ऑब्टेन होगा? सर ये ऑब्टेन होगा हमारे बायोमास से, ये ऑब्टेन होगा एग्रीकल्चर रेजिड्यू से, ऑर्गेनिक वेस्ट से। अब इनसे अगर होगा तो सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिन्यूएबल। राइट, ये आपका इको फ्रेंडली होगा, इसमें कार्बन एमिशन कम होगी, वेस्टेज कम होगा। तो हमने एक्चुअल में क्या सोचा है कि हम जो कन्वेंशनल बिटुमन है ना, उसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे बाय बायो बिटुमन। ठीक है ना? जो ट्रेडिशनल बिटुमन होता है वो ब्लैक होता है, विस्कस हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होता है, कहीं ना कहीं कच्चे तेल से आता है, उसी इसलिए इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। पर जो हमारा बायो बिटुमन है, ये अपने आप में रिन्यूएबल सोर्स बेस्ड है, कार्बन फुटप्रिंट कम है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी इसकी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना? तो और आप नोटिस कर पाओगे, क्योंकि बायो बिटुमन हम कच्चे तेल से तो नहीं बना रहे, वो तो कन्वेंशनल बिटुमन था। बायो बिटुमन तो हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर रेजिड्यू बायोमास से बन जाएगा। तो कच्चे तेल जो हम विदेशों से मंगाते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो पाएगी, एंड एट द सेम टाइम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे एनवायरमेंट भी फायदा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से बन पाएगा, ग्रीन हाईवेज आपके बन पाएंगे, इकोनॉमिक गेन्स भी हैं, ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएंगे। बाकी भारत का जो सपना है विकसित भारत बनने का, उसमें भी हेल्प करता है। वेस्ट टू वेल्थ, आपको मैंने बताया ना, एग्रीकल्चर का जो बच गया, रेजिड्यू बच गया, उसी से तो जनरेट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट से ही तो बना रहे हैं। तो भाई वेस्ट को वेल्थ में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, और इंडिया इस तरह से बहुत अच्छे से अपनी अच्छी ये सड़कें बना सकता है। तो एक्चुअली पता है हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में पहली कंट्री भारत बन चुका है जिसने बायो बिटुमन को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कमर्शियली प्रोड्यूस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो, जोरबाट से शिलोंग एक्सप्रेसवे मेघालय में 100 मीटर का ट्रायल स्ट्रेच हमने यहाँ पे किया, और ये सक्सेसफुली काम किया बायो बिटुमन। तो इंडिया ऐसा कमर्शियली प्रोड्यूस करने वाला बायो बिटुमन को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पहला देश बन गया है। अब सवाल आता है, इसको बनाया किसने? देखो, इसको बनाया है CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, और साथ साथ CSIR
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, इनके द्वारा ज्वाइंटली यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। एंड इसके माध्यम से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर बनेगा, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्रॉप रेजिड्यू भी हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल के लिए 20 से 30% कन्वेंशनल बिटुमन को बायो बिटुमन रिप्लेस कर देगा, और इस वजह से हम 25,000 से 30,000 करोड़ रुपया एनुअली यहाँ पे बचा सकते हैं, जो हम पहले कच्चा तेल यो इंपोर्ट करवाते थे। राइट, तो ये बात होगी बायो बिटुमन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026। देखो, होता पता क्या है कि भारत देश के अंदर ना हर 4 साल के बाद टाइगर एस्टिमेशन होता है। बेसिकली जैसे हमारा सेंसस है, उसी तरह से टाइगर का भी एक एस्टिमेशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो पिछला वाला जो सेंसस हुआ था वो दरअसल में हुआ था 2022 के अंदर, मतलब इनकी जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था। तो उस एस्टिमेट के हिसाब से ना भारत में लगभग टाइगर की पॉपुलेशन 3682 है। मैं लगभग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो एक्चुअल में पता क्या होता है कि एग्जैक्ट आंकड़ा देख पाना काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि हमारे तो चलो ठीक है आप काउंट कर लोगे, इनमें भी काउंट कर लोगे, पर काफी डिफिकल्टी रहती है कि अच्छा टाइगर सेम तो नहीं है वो वाला, तो कोशिश की जाती है। बट हमारे पास इतना पता है कि मिनिमम 3167 और मैक्सिमम 3925 इस रेंज के बीच में है। तो कहीं ना कहीं हम एवरेज करके हम बता देते हैं कि 3600-3700 के आसपास भारत में आपको टाइगर देखने को मिलेंगे। और आप नोटिस करो, भारत में 75% दुनिया के टाइगर रहते हैं। बहुत ही शानदार ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं दिस स्टेट के अंदर। बाकी अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, वहां पर 260 टाइगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में आज के समय टोटल 58 नोटिफाइड टाइगर रिजर्व्स हैं। एंड माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर ये 58वां लेटेस्ट एडिशन आपको देखने को मिलता है। एमपी में क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स भी हैं और सबसे ज्यादा टाइगर्स भी बल्कि उसी स्टेट में हैं, तो इसी को यहाँ पे हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। पहली बार हमने ये जो एस्टिमेशन स्टार्ट किया था 2006 में स्टार्ट किया था, तो हर साल आप नोटिस कर पाओगे लगभग 6% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे टाइगर की बढ़ी है। एंड इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है जो हमने 1973 में स्टार्ट किया था, वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई 2022 वाले जो टाइगर एस्टिमेशन था। अब यहाँ पे 4 साल हो गए हैं, तो अब हमने यहाँ पे 2026 का भी टाइगर एस्टिमेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये देखो, अभी स्टार्ट किया है जनवरी 2026 में, स्टार्टिंग हमने करी है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु से। इस तरह से हम देश भर के अलग अलग टाइगर रिजर्व में और एरियाज में जाएंगे, वहां पर टाइगर एस्टिमेशन करेंगे। एंड लगभग 1 साल लगेगा पूरा रिजल्ट आने का कि कितने टाइगर भारत में आज के समय हैं। ठीक है, तो ये जो टाइगर एस्टिमेशन सर्वे होता है ये किया जाता है बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, और साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और हमारे जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर मदद करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें एक पूरा आइडिया मिलता है। और इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज का मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एक है एम स्ट्राइप्स ऐप का। एम स्ट्राइप ऐप का मतलब है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यहाँ पर जीपीएस का इस्तेमाल करके हम टाइगर साइंस को, पेट्रोल डेटा को यहाँ पे मॉनिटर करते हैं, एंड उस बेसिस के ऊपर एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कितने टाइगर होंगे। फिर कैमरा ट्रैप्स का इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफिक कैप्चर किया जाता है इंडिविजुअल टाइगर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ यार ये अलग टाइगर है, ये वही टाइगर तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। इसके अलावा साइन सर्विस का इस्तेमाल किया था, जो उनके पग मार्क्स हो जाते हैं या फिर उनका जो फीकल वेस्ट होता है उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइन ट्रांजैक्ट, बेसिकली प्रे स्पीशीज की कितनी डेंसिटी है उसको एस्टिमेट किया जाता है इन अलग अलग तरीकों के माध्यम से। और आखिरी में डीएनए एनालिसिस भी होता है उनके फीकल का और उनके हेयर सैंपल्स का, उससे भी हमें एक आइडिया मिलता है कि कितने टाइगर हैं भारत देश के अंदर। राइट, तो ये स्टार्ट हो गया है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? देखो ये रहा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में आपको मेजरली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक पराम्बीकुलम भी है। ये पराम्बीकुलम जो है ना, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, ये केरला में है। तो केरला के साथ ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इस तरह से कनेक्टेड है। तो है अन्नामलाई कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, पर वो कनेक्ट जो होता है वो इस तरह से आपका पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व केरला के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे अन्नामलाई हिल्स में है, कोयम्बटूर और तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट की पलक्कड गैप के साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा। 2007 में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। एंड साथ साथ यहाँ पर आपको वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट शोला फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेजर स्पीशीज की बात करें तो टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, लेपर्ड, सांबर, एंड आपको यहाँ पर नीलगिरी तहर और नीलगिरी रंगूर भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये कुछ बातें थी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में एंड ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। दोस्तों यूएन ने ना क्या किया है, जो 2026 साल है ये 3 चीजों के लिए डेडिकेट किया है और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। दूसरे भी बताऊंगा बाकी 2 क्या है, पर पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात, ये रेंजलैंड क्या होता है। देखो रेंजलैंड के अंदर आपके ग्रासलैंड, आपके सवानास, श्रबलैंड्स, डेजर्ट्स, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अर्थ का लैंड सरफेस का 1/3 हिस्सा इन्हीं से घिरा हुआ है, ग्रासलैंड, सवाना, श्रबलैंड और डेजर्ट से। और पेस्टोरलिस्ट क्या होते हैं, वो कम्युनिटीज, वो लोग, वो जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर निर्भर होते हैं, जो लाइफ स्टॉक को ग्रेस करते हैं। अब आप एक बार अंडरस्टैंड करना, यूएन ने एक बात बोली कि भाई हम ना फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और देनी भी चाहिए, पर कई बार ना फॉरेस्ट को इंपॉर्टेंस देते समय हम ये ग्रासलैंड्स की इंपॉर्टेंस, सवाना, श्रबलैंड, डेजर्ट की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। पर 2026 में नहीं भूलेंगे, इसीलिए हमने इस साल को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट हमने यहाँ पे घोषित किया है। इनफैक्ट ना दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एरियाज हैं जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जो ईस्ट अफ्रीका का रीजन आपने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने मसाई मारा जो रिजर्व है उसके बारे में बहुत पॉपुलरली सुना होगा। ये कीनिया के अंदर आपको बहुत ही फेमस आपको रिजर्व देखने को मिलेगा एंड वहाँ जो लोकल कम्युनिटी है वो मसाई कम्युनिटी ही आपको देखने को मिल जाएगी। ये कम्युनिटी एक्चुअल में एक ना, कई बार आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा द गेम ऑफ मसाई, ठीक है, तो दरअसल में ये वही है जब बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपके जो वाइल्ड लाइफ है वो मूवमेंट करती है। तो मसाई कम्युनिटी वहाँ पे है कीनिया एंड तंजानिया के अंदर, और ईस्ट अफ्रीका के अंदर यहाँ पे सवानास जो आपके हैं, तो वहाँ पर कैटल, गोट और शीप को यहाँ पे आपका हर्ड किया जाता है। बाकी मंगोलियन स्टेपीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जो लोकल लोग हैं मंगोलियन नोमैड्स, वहाँ पे हॉर्सेस, शीप, गोट्स इनको यहाँ पे हर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट्स हैं और वहाँ लोकल कम्युनिटी है बेदुइन, ठीक है, तो ये कैमल्स को, गोट्स को, शीप्स को यहाँ पे हर्ट करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नदर्न यूरोप और रशिया में आपको सामी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। रेनडियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत देश के अंदर राजस्थान, गुजरात में जो बन्नी ग्रासलैंड है वहाँ पर जो राइकास और रिबारीज हैं ये कैमल, शीप और गोट्स को यहाँ पे हर्ट करते हैं। सो दैट इज वाई रेंजलैंड और पेस्टोरलिस्ट ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, रेंजलैंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन सिंक का काम करते हैं, बहुत सारी कार्बन स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, इवन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा यहाँ पर ऐसा होता है कि ग्राउंड के नीचे जो कार्बन स्टोर होती है वो फॉरेस्ट से भी ज़्यादा होती है। बाकी पानी को रेगुलेट करने के अंदर, सॉइल इरोजन को रोकने के अंदर वहाँ पर भी रोल ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आपके अलग अलग आपके ग्रासलैंड्स में, सवानास में आती है। एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना काफ़ी अच्छा खासा होता है। फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ना, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास ग्रासलैंड नहीं है ना तो फॉरेस्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट ग्रासलैंड है, ब्राजील का सराडो सवाना है, इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वहां पे फॉरेस्ट को सर्वाइव करवाने के अंदर। तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और बाकी आप लोग नोटिस कर ही पाओगे, इन रेंजलैंड से लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया भर के अंदर फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। सोशल जस्टिस का काम करते हैं एक तरह से, क्योंकि लोकल लोगों को भी अपने हक मिलते हैं, लैंड राइट्स उनको यहाँ पे मिलते हैं, ग्रेजिंग वो यहाँ पे करवा पाते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को इंश्योर कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज लैंड्स हैं, पेस्टोरलिस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसीलिए यूएन ने क्या किया, 2026 को इनका ही साल डिक्लेयर किया है। और इसमें यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और साथ साथ आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट किया ताकि इनके रोल को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाएं। बाकी कोशिश ये भी है कि भाई आप लोग ना जरा रेंज लैंड्स को ध्यान दो, ग्रास लैंड्स को अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज के साथ, अपने एनडीसीज के साथ इंटीग्रेट करो, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के साथ। और हमारी ये जो 3 जो हमारा अर्थ समिट हुआ था आपको याद होगा, ठीक है, तो उसमें यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, यूएनसीसीडी की बात हुई थी। तो इनमें आप कनेक्शन देखो, इनमें आप सिनर्जी देखो, इनको साथ में आप इंटीग्रेट करके यहाँ पे आप काम करिए। तो ये तो बात हुई यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट की। पर यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 थीम्स बताई गई हैं यूएन के द्वारा 2026 साल के लिए। एक तो मैंने आपको बता दिया रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, और क्या थीम है, और है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर।
2026 को एक तो रेंजलैंड और पेस्टोरलिस्ट का ईयर, उसके साथ साथ वुमेन फार्मर का ईयर भी यहाँ पे घोषित किया गया है। महिलाओं का कितना इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रेजिलियंस के अंदर, उसके लिए हमने यहाँ पर ये इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है। और सिमिलरली इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वॉलंटियर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे जो एसडीजी गोल्स हमें 2030 तक हमें अचीव करने हैं, उनके रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है इंडस फूड 2026। दोस्तों कल यानी कि 8 जनवरी से 10 जनवरी तक यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के अंदर इंडस फूड 2026 यहाँ पर भारत का फ्लैगशिप जो फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। बेसिकली ना होता पता क्या है कि इस पर्टिकुलर इंडस फूड के अंदर क्या होगा, 120 से भी ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और इनका फोकस यही है कि एक ही जगह के ऊपर भारत के खाने के जो प्रोड्यूसर्स हैं, ग्लोबल बायर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब सामने आए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फूड है वो पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे प्रमोट होगा। तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है बाय ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और सरकार भी यहाँ पे बहुत सारी मदद कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इसी पर्टिकुलर इंडस फूड के अंदर इंडिया यूएई फूड कॉरिडोर होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया और अबू धाबी ने यहाँ पे मिलकर यहाँ पर इसको इंश्योर किया है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। फिर हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है एपिडा, उसका भारतीय इनिशिएटिव है। ये भारतीय इनिशिएटिव क्या करेगा, अगर मान लेते हैं जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा ना, तो कई बार शार्क टैंक में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं अपना खाना दिखाते हैं और फंडिंग मांगते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ होगी। अगर आपने मान लो आपने कोई स्टार्टअप खोला है एग्री फूड के अंदर, तो आप जाइए वहां पर, आप उनसे बात करिए। हो सकता है कोई फॉरेन का बंदा, कोई कोई भी रैंडम इंसान आपके स्टार्टअप पे पैसा डाले, उससे कहीं ना कहीं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बेहतर हो भारत के एग्री फूड सेक्टर के अंदर। इसके अलावा भारत मार्ट है, भारत मार्ट फोकस करता है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के ऊपर। सिमिलरली अगर हम बात करें वर्ल्ड कुलिनरी हेरिटेज कॉन्फ्रेंस, ये भी यहाँ पर होगी ताकि किस तरह से शेफ्स, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर साथ में आएंगे। फिर हम यहाँ पे 150 शेफ्स को यहाँ पे ट्रेनिंग भी देंगे भारत की कुजीन के अंदर। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर कुलिनरी लीडरशिप यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। फिर इंडिया ऑन अ प्लेटर गाला डिनर, तो एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर डिनर होगा जहाँ पर मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स, ग्लोबल बायर्स, इनको भारत के खाने के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। भारत का खाना खाएंगे, अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं भारत का खाना भी एक सॉफ्ट पावर का काम यहाँ पे कर सकता है। तो ये जो सारा का सारा आपका इवेंट है ये होस्ट किया गया है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ये जो डिनर है की बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। अब रही बात कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल दिए थे। देखो एक क्वेश्चन तो था कि हमने कौन सी आइटम किस कंट्री से यहाँ पे डिराइव करी है। देखो आप अंडरस्टैंड करना यहाँ पे, पहली चीज तो देखो आपको ये चीजें आपको डायरेक्टली अपने लक्ष्मीकांत के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करने चाहिए आई थिंक। सबसे पहली बात अगर हम बात करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी बोरो हुए हैं दोस्तों आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हमारे जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी यूएसए से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स था वहीं से कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं वो आए। कॉन्करेंट लिस्ट की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू यूनियन, ये सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कनाडा में देखने को मिल जाएगा, जहां पर जो फेडरल सिस्टम है अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो बस अगर आपको ये बातें पता है तो आप इनको मैच कर सकते हो। पर आपको सिर्फ यही नहीं देखना, आपको बाकी चीजें भी कुछ इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, ये दरअसल में हमने यूनाइटेड किंगडम से हमने सीखा है। फिर अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, ये हमने यूएसए से सीखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे संविधान अमेंड होगा, वो साउथ अफ्रीका से। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो वो जर्मनी के जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से यहाँ पे ली गई हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, वो होमवर्क था रिगार्डिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। देखो यहाँ पर काफी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई है कि आखिर ये होता क्या है। देखो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा वैसे कि आप खुद भी एक बार अपनी बुक्स को गो थ्रू करें। देखो एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब मैं बात करता हूँ ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बात करता है कि क्या प्रोसीजर सही है या नहीं है, क्या लॉ फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, बस इतना ही देखता है। ये कभी ये चेक नहीं करेगा कि लॉ अच्छा है या लॉ बुरा है, ना ना, ये इन सब नहीं देखेगा। ये देखेगा अच्छा आपने किसी को अरेस्ट किया, क्या उसके लिए लॉ एग्जिस्ट करता है, अगर लॉ एग्जिस्ट करता है बहुत बढ़िया, बात खत्म।
इतना ही देखेगा ये। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसके साथ साथ ये भी चेक करेगा कि ठीक है भाई, ये तो देख लिया हमने, पर आप हमें ये बताओ क्या वो लॉ फेयर भी था, क्या वो लॉ जस्ट भी था, ऐसा तो नहीं कि लॉ बहुत हार्श था। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये सब चीजें चेक करता है। अब जैसे अगला, अगर आपने आर्टिकल 21 पढ़ा हो, तो पहले हम लोग आर्टिकल 21 के अंदर केवल और केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही देखते थे, पर आफ्टर द मेनका गांधी केस हमने यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये भी इंटरप्रेट करते हैं कि लॉ सही है या लॉ सही नहीं है। तो एक्चुअली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ना, वो दरअसल में उसका ओरिजिन आपको जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा देखा जाता है, वहां से हमने इसको बोरो किया है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो हमें यहाँ पे यूएस के संविधान से हमें देखने को मिल जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ कितना रीजनेबल है, कितना जस्ट है, वो कितना फेयर है, वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर आपको ये बात पता थी तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आंसर ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ का भी इसके साथ लिंकेज नहीं है। अब बात आती है ए और सी की, कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा या फिर फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। देखो आप अंडरस्टैंड करना, जब मैं बात करता हूँ ना फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये भी एक छोटा हिस्सा है, पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो बात करता है किस चीज की, जो बात करता है कि आपको प्रोसीजरल जस्टिस तो करना ही है, आपको नेचुरल जस्टिस इंश्योर करना है, और वो फेयरनेस होनी चाहिए। तो दरअसल में ऑप्शन सी उतना रेलेवेंट नहीं है, ऑप्शन ए ज्यादा रेलेवेंट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो कैसे? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, लॉ फेयर होना चाहिए, लॉ जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। लॉ सिर्फ बना नहीं, लॉ को अप्लाई भी हम फेयरली और रीजनेबल ढंग से यहाँ पे करेंगे, तो वो सब चीजें आपकी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ अलाइन होती हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द करेक्ट आंसर। आज के आपके दो क्वेश्चन जो होमवर्क रहेंगे, एक तो है कि स्टेट की डेफिनेशन में से कौन सी है। इन चार ऑप्शन को आप देखिएगा, बताइएगा सही जवाब क्या है। दूसरा होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू कि एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2021 के अंदर, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़ो, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल एक्चुअली ना आवाज लास्ट में कट गई थी, थोड़ा वो वीडियो कट गया, बट एनीवेज कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो उसमें एक तो था स्टैंडर्ड गॉज के बारे में। देखो स्टैंडर्ड गॉज की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसकी जो विड्थ होती है वो अपने आप में 1435 mm होती है। ये जो आपका 1000 mm वाला होता है ना, इसको तो हम लोग मीटर गॉज के नाम से जानते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। ओईसीडी का मेंबर भारत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों एनजीटी की, तो एनजीटी किस एक्ट के अंदर बना था? देखो एनजीटी का एक्ट अलग है, इट इज एनजीटी एक्ट 2010। इसका काम यही था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के केसेस हैं उनको देखा जाए, तो ये स्टेटमेंट भी अपना यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।